हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। इस वीडियो में मैंने ये पूरा चैप्टर बड़े ही आसान वर्ड्स में, बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में आपके सामने रखा है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा और आपकी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो बहुत ही बुरे सिचुएशन में था। उस टाइम पे सब कुछ अस्त और व्यस्त हो चुका था। हमारे इंडियन इकोनॉमी को सुधार की ज़रूरत थी। उस टाइम पे 5 ईयर प्लान बहुत काम आया था, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखा, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग के बारे में। उससे अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा ये जो इंडियन इकोनॉमी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रांसफॉर्मिंग है। खुद को इसने बहुत जल्दी उभार लिया है। पहले हमारा ये जो भारत था ये एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था, लेकिन धीरे धीरे ये अब एक डेवलपिंग कंट्री बना है। एंड अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। जैसा कि आपने मेरे से सुना कि पहले हमारा जो इंडिया कंट्री था वो अंडर डेवलप्ड था। तो ये अंडर डेवलप्ड क्या होता है? तो एक अंडर डेवलप्ड देश मतलब ऐसा देश जो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिसके पास मैन पावर तो है बट वो उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है। क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वुड तो पड़ा हुआ है, लकड़ी तो मेरे पास है, लेकिन मैं उसका फर्नीचर नहीं बनाने का सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग ही नहीं है। या फिर मेरे पास मेंस तो हैं, लेकिन मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं इनको किस काम में लगाऊं। अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एक्चुअली कैसा होता है, तो देखिए, एक ऐसा देश जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा कम हो और वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी हो। दूसरा, वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? मतलब वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनका बहुत कम होगा, उनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा, वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको एग्रीकल्चर करते हुए मिलेंगे। उस देश का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। देन वहाँ पे रिसोर्सेज तो होंगे लेकिन उसको अच्छे से यूज़ करना उस देश को नहीं आएगा। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बना रहेगा। वहाँ पर टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस रहेगा, मतलब टेक्नोलॉजी की तो कोई बातचीत ही नहीं होगी। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी अच्छे से प्रॉपर नहीं होगा। एंड वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर होगा, जो समाज होगा, वो भी ठीक नहीं होगा। प्लस वहाँ की इकोनॉमी डुअलिस्टिक होगी। डुअलिस्टिक मतलब एक ही देश है, एक ही इकोनॉमी है, लेकिन उस देश को संभालने के लिए दो दो अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग किया जा रहा है। अब भले ही हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देख के आपको लगेगा कि हमारा इंडिया अंडर डेवलप्ड है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमारा जो देश है वो डेवलपिंग है। एंड इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से। इन चेंजेस को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला क्वांटिटेटिव चेंजेस और दूसरा क्वालिटेटिव चेंजेस। मैं आपको ये दोनों चेंजेस सिखाती हूँ, बताती हूँ, एक एक करके आराम से अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। अब मैं आपको बता देती हूँ, क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब वो चेंजेस जिसको आप गिन सकते हो। ठीक है, तो पहला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए, जब से हमारे देश में प्लानिंग शुरू हुआ ना, उसके आप अगर 60-65 साल बाद देखोगे तो हमारे नेशनल इनकम में तकरीबन 4.1% हर साल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी तरह से पर कैपिटा इनकम भी 2% से हर साल बढ़ते गया है। देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि 1980-81 और 1990-91 में अगर आप देखें तो उस समय है ना, नेशनल इनकम का ग्रोथ 5.3% से हो रहा था एंड पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ 3.1% से हो रहा था। 8th प्लान में ये 6.6% से बढ़ने लगा, 9th प्लान में ये 5.7% से बढ़ने लगा, 10th प्लान में ये 7.6% से बढ़ने लगा, 11th में ये 8% एंड 12th में ये 6.8% से बढ़ने लगा। जिस तरह से नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हुई उसी तरह से पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी हुई। प्लानिंग के फर्स्ट 3 डिकेड्स के बाद अगर हम देखा जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है तो आप उसको माइंड मत करना, ठीक है। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। प्लानिंग के अगर आप फर्स्ट 3 डिकेड्स में देखेंगे तो ये जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा का, ये 1% से भी कम था, लेकिन 80s और 90s आते आते ये 3.4 एंड 4% हो गया। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2017 और 18 में
1,11,872 था करंट प्राइस पे, और कांस्टेंट प्राइस पे था 82,269, जबकि ये बढ़ के हो गया 1,27,597 2018 और 19 में। एंड कितना ये बढ़ा है भाई, 8.6%। तो हमारे देश का नेशनल इनकम भी बढ़ा है एंड पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। दूसरा जो बदलाव है वो है इंडियाज एंट्री इनटू टॉप 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया का जीडीपी था वो करंट मार्केट प्राइस पे 2006 और 7 पे देखा जाए तो 42,93,672 करोड़ था, और अच्छा खासा एक्सचेंज रेट भी था, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गया एंड टॉप 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज के अंदर शामिल हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है हमारे इंडिया के लिए। तीसरे चेंजेस की अगर हम बात करें तो वो है लार्ज साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन कमिंग ईयर्स। देखिए, वर्ल्ड बैंक, गोल्डमैन सैच और बहुत सारे BRIC कंट्रीज़ ने ये प्रोजेक्शन करा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा चाइना और अमेरिका के बाद, बस 2032 में ही। चौथा जो चेंजेस आया है वो है इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट। पहले क्या है कि लोग इतना ज़्यादा सेविंग नहीं करते थे और उनको ये इन्वेस्टमेंट ये सब ज़्यादातर फ्रॉड लगता था, लेकिन प्लानिंग पीरियड के बाद और इंडिपेंडेंस के बाद ये पाया गया कि अब लोग है ना सेविंग कर रहे हैं। आप यहाँ पे फैक्ट्स देख सकते हैं कि कैसे सेविंग में बढ़ोतरी आया है। तो लोग सेविंग कर रहे हैं, और जब लोग सेविंग करेंगे तो वो पैसे वो लोग बैंक में डालेंगे एंड बैंक वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे ही। तो इस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। पांचवें चेंजेस की अगर हम बात करें तो वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। पहले से हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा ही। 1950-51 में अगर हम देखें तो उस समय पर 500 लाख टन्स इतना प्रोडक्शन होता था, जो कि 2018 और 19 में 281 मिलियन टन हो गया। इसी तरह से एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, इन सब में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री का प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर फील्ड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सिक्स्थ चेंज है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर हम अपने फॉरेन ट्रेड की बात करें तो पहले से हमारा फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 1950-51 में अगर हम देखें तो हमारा जो इम्पोर्ट था वो था 651 करोड़ और हमारा एक्सपोर्ट था 601 करोड़, जो कि 2016-17 में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा फॉरेन ट्रेड का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्यारे दोस्तों, वो तो था क्वांटिटेटिव चेंजेस जिसको आप गिन सकते हो, बट अब हमारे सामने आते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। तो पहला क्वालिटेटिव चेंजेस है चेंजेस इन सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। देखिए, हमारे कंट्री के 3 सेक्टर है, राइट। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है। तो इन सेक्टर्स का हमारे जीडीपी में कितना शेयर रहा है वो आप इस टेबल से देख सकते हैं। 1950 और 51 में एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो 55.3 था, इंडस्ट्रीज का 16.1 था, सर्विस का 28.6 था। बट 2017-18 में आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो जीडीपी में कम हो गया है एंड इंडस्ट्रीज का और सर्विस का बढ़ गया है। इससे हमको पता चलता है कि अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी दोनों सेक्टर में ज़्यादा आ रहे हैं। इसी तरह से आप इस दूसरे टेबल में ये देख सकते हैं कि कितने लोग किस सेक्टर में हैं, राइट, एंड कितना उससे कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। जीडीपी वाला कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी फर्स्ट टेबल में देख लिया है, तो आप बस ये देख लीजिए कि एग्रीकल्चर में 2017 की बात है कि एग्रीकल्चर में हमारे टोटल पॉपुलेशन का 47% लोग एग्रीकल्चर में थे, जबकि 25% लोग इंडस्ट्री में थे और 28% लोग अपने सर्विस सेक्टर में। जो सेकेंड चेंज है वो है चेंजेस इन ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ऑलरेडी ये हमने टेबल में ही देख लिया पहले में ही। देखिए, 2014 और 15 में एक इकोनॉमिक सर्वे किया गया था जिसके हिसाब से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है ना उसमें बदलाव देखने को मिला। अब हमारे यहाँ के जो लोग थे वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर से हट के कहाँ पे जा रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं।
प्राइमरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट था वो पहले 58.5 था, जो कि गिर के हो गया 42.74, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। कितने से? 23.79% से एंड 33.48%। थर्ड जो चेंजेस है वो है चेंजेस इन एग्रेरियन स्ट्रक्चर, यानी चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, पहले आपको पता ही था कि एग्रीकल्चर में भाई बहुत ज़्यादा मतलब ज़मींदारी सिस्टम चलता था, तो मतलब फार्मर्स लोग को सुसाइड करना पड़ता था, वो लोग पैसे नहीं चुका पाते थे, मतलब बहुत नेगेटिव चीज़ें चलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें सुधर रही हैं। अब इकोनॉमिक क्वालिटी पे फोकस करा जा रहा है, अब सामाजिक जस्टिस पे फोकस करा जा रहा है। सरकार बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको लोन दिलाने में, उनको एजुकेट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो आपने उगाया है उसका कितना आपको प्राइस मिलना चाहिए, फर्टिलाइजर्स, ये सब के बारे में फार्मर्स को एजुकेट करा जा रहा है। तो इन शॉर्ट अब ये जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है, ये चेंजेस इसमें देखने को आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। फोर्थ जो चेंजेस है वो है चेंजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत ही बड़ा बदलाव देखा गया है कंट्री के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में भी। पहले हमारी कंट्रीज़ में उतना ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं था, लेकिन प्लानिंग पीरियड के बाद ऐसा इंडस्ट्री को डेवलप करने के बारे में बहुत सोचा गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाया गया, बहुत सारे हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ का निर्माण करा गया, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ आए। इसके साथ साथ सनराइज इंडस्ट्रीज़ जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के इंडस्ट्रीज़ भी आए। साथ साथ में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी निगलेक्ट नहीं किया गया, इन पर भी ध्यान दिया गया और इनको भी लाया गया, इनको भी सपोर्ट मिला गवर्नमेंट के द्वारा। फिफ्थ चेंजेस है सिग्निफिकेंट रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब देखिए, स्टेट ने भी है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा प्ले करा है अगर हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ गया है तो, क्योंकि ये स्टेट ही था, यानी कि पब्लिक सेक्टर ही था जिसने बहुत सारे लीड लिए, बहुत सारा इनिशिएटिव लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान दिया, ट्रेनिंग, रिसर्च, इन सब पे ध्यान दिया, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये लोग लेके आए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन लोगों ने सेटअप करा। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर ठीक है, बट पब्लिक सेक्टर का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो चेंज है, इट इज़ इंडिया इज़ द फोर्थ मोस्ट सिक्योर्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से थोड़ा बहुत टेररिज्म और नक्सलिज्म भले ही हमारे इंडिया में है, बट हमारा जो इंडिया है वो सिक्योरिटी नेशन में चौथे नंबर पे आता है, एंड इससे पहले यूएसए, चाइना एंड नॉर्वे आते हैं। अगले चेंजेस की बात करें तो वो है पोजीशन ऑफ इंडिया इन टूरिज्म। हमारा जो इंडिया है वो 10th पोजीशन पे था 2003 में, लेकिन कुछ सालों बाद ये चौथे पोजीशन पे आ गया। इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है एंड बहुत ही सेटिस्फाइंग हॉलीडे डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को है एंड हमारा अजूबा ताजमहल भी तो यहीं पे है। टूरिज़्म से हमारे सरकार को भी बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। टूरिज़्म की वजह से भी हमारा भारत सच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट जो हमारा चेंज है वो है चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिए, पहले क्या होता था ना कि हमारा देश ज़्यादा अमीर नहीं था, हम लोग गरीब ही थे, तो हम लोग इंपोर्ट करने पे ज़्यादा फोकस करते थे। हमारे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती थी क्योंकि हमें अपना रिसोर्स अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना शुरू किया। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें थी, जब हमारे को दिमाग आया कि हम ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमने कॉटन, टेक्सटाइल, जूट एंड भी बहुत सारे नए नए आइटम्स एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा पहले क्या होता था कि हम सिर्फ इंग्लैंड वगैरह के साथ ही अपना फॉरेन ट्रेड करते थे, बट धीरे धीरे ये बढ़ गया, हम अदर कंट्रीज़ के साथ भी करने लगे, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये सब। नेक्स्ट जो चेंज है वो है चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब देखिए, पहले हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क उतना अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बट अब ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो चुका है। ऐसा हो चुका है जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ा, जिसकी वजह से जीडीपी में भी उनका शेयर बढ़ा, एंड स्टेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी दिया इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत सारे बदलाव आए। पहले जो मैनेज करने
का सिस्टम था वो अलग था, बट अब यहाँ पे हाईली प्रोफेशनलाइज्ड मैनेजर्स आ चुके हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक अलग तरीके से मैनेज करा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा चेंजेस है वो है रैपिड शिफ्ट इन कंजम्पशन पैटर्न। देखिए, कोई भी देश के लोग क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट आप भी सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम करते हो, कैसी चीज़ें सुनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, उसी से आपका डेवलपमेंट होता है, राइट। तो वैसा ही देश के साथ भी होता है। तो ऐसा हमारे देश में पाया गया कि अब हमारे जो देश के लोग हैं वो एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, एनर्जी पे, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन पे, कम्युनिकेशन पे, इन सब पे ध्यान दे रहे हैं। एंड ये सब एक पैटर्न है कि भाई अब हमारा जो देश है वो प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जो अगला बदलाव है वो है नंबर ऑफ हाई इनकम हाउस होल्ड हैज़ एक्सीडेड द नंबर ऑफ लो इनकम फैमिली। देखिए, एक रिपोर्ट आया हाउ इंडिया अर्न्स एंड स्पेंड्स का, जिसमें काउंसिल ने ये एस्टीमेट करा, यानी कि बताया, ये 2010 की बात है, कि हाई इनकम हाउस होल्ड 467 लैक्स थे, जबकि लो इनकम हाउस होल्ड इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम था, 417 लाख ही था। तो ये हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है कि अब हमारे देश में हाई इनकम के घर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लो इनकम के घर। 12th नंबर पे आता है इंडिया रैंक सेकंड इन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए, अब हमारा जो इंडिया है भाई, यहाँ के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स कमाल के हैं। एंड हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो खड़ाकेदार, क्या बोलते हैं उसको, फराटेदार, हाँ फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिजाइम है, जिसकी वजह से ना मैन्युफैक्चरर्स लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अलग अलग देश के लोग यहाँ पे आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हैं। तो हमारा जो इंडिया है मतलब इस चीज़ में भी आगे बढ़ रहा है। 13th चेंज है, इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकेंड हॉटेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। देखिए, लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट के हिसाब से हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड हॉटेस्ट एफडीआई पे है, एफडीआई डेस्टिनेशन बन चुका है। बस चाइना ही हमसे आगे है, लेकिन फिर भी हमारा जो देश है वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड कनाडा से आगे है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगला जो बदलाव है वो है इंडियन कंपनीज एक्वायर इंटरनेशनल स्टेटस। कुछ साल में क्या हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमीज ना बहुत सारे फॉरेन कंपनीज को एक्वायर कर रही है, खरीद रही हैं, मर्ज कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडियन का जो कंपनी है, इंडियन कंपनीज है, वो एक इंटरनेशनल स्टेटस को टच कर रही है। 15th चेंज है, इंडियन कंपनीज ऑन फोर्ब्स लिस्ट। इंडिया के बहुत सारे बिलीनियर बिजनेसमैन तो फोर्ब्स मैगजीन में आ ही चुके हैं। अब हमारे यहाँ के बहुत सारे कंपनीज भी फोर्ब्स के रडार में आ रहे हैं, यानी कि फोर्ब के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगला जो चेंज है वो है डिफरेंट स्कीम। आपको तो पता है कि जब से मोदी सरकार जी आए हैं बहुत सारे स्कीम्स ये लेके आए हैं। मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, ऐसे मतलब बहुत सारे ये भी लेके आए, इसके पहले वाले सरकार भी लेके आए। तो ये सब से क्या हुआ ना कि पॉलिटिटिव एक चेंज आया, लोगों में भी मतलब लोगों का भी लाइफ सुधरा एंड पॉलिटिक्स में भी सुधार आया, इंडियन इकोनॉमी भी सुधरी, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है ब्रांड इंडिया। कुछ सालों में हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक ब्रांड इंडिया बन गया है, जो कि प्रोडक्ट इंडिया से थोड़ा अलग है, क्योंकि ब्रांड एक ऐसी चीज़ है जिससे पता चलता है कि हाँ भाई कुछ वैल्यूज़ है देश के, कुछ आइडियाज़ है, कुछ इमेजेस हैं। तो ब्रांड इंडिया एक अलग ही बड़ी बात है। नेक्स्ट 18th नंबर पे जो चेंज है वो है इंडिया एज दी टॉप इंटेलेक्चुअल कैपिटल। देखिए, एक रीसेंट स्टडी करा गया था एशियन न्यूज़ सर्विस के द्वारा, जिससे ये पता चला कि भाई इंटेलेक्चुअल कैपिटल में इंडिया टॉप पे है। मतलब कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बड़े ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, वो बड़े ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमारे यहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं, हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट लोग बात बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल जर्नल में भी छपती हैं। ऐसे ऐसे महान लोग हो चुके हैं एंड ऑलरेडी हैं हमारे देश में, एंड आई होप आप भी एक बनो उनमें से।
19th नंबर पे आता है इंडिया एज एमर्जिंग लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए हमारा इंडिया इतना विकसित हो रहा है, इसलिए ये एक इमर्जिंग लेबोरेटरी बन रहा है बहुत सारे देशों के लिए। बहुत सारे हाईटेक कंपनीज, इंटेल से लेके माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, सब लोग अपना R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज कहाँ पे सेटअप करें भाई, इंडिया में सेटअप करें। पिछले 5 सालों में देखें तो 100 से ज़्यादा IT कंपनीज यहाँ पे सेटअप हो चुकी हैं, अपने रिसर्च सेंटर्स ये लोग ने यहाँ पे सेटअप करा है। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स। हमारा जो कंट्री है उसने एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इकोनॉमिक भी और सोशल भी। अब इसका क्या मतलब है, तो इकोनॉमिक में आप कह सकते हैं भाई रोड, इलेक्ट्रिसिटी ये सब, एंड सोशल में आप कह सकते हैं एजुकेशन, हॉस्पिटल ये सब। कंक्लूजन में मैं आपको इतना बोलूँगी कि इन सभी डिस्कशन से ये तो क्लियर होता है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है ये अब बहुत आगे पहुंच चुका है। इसके बहुत सारे सेक्टर्स विकसित हो चुके हैं। हमारा देश अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है। पहले हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट, रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी, लेकिन अब हमारा देश एक डायनेमिक एंड वाइब्रेंट स्टेट बन चुका है। प्राउड टू बी इंडियन। आई होप इट हेल्प्ड। अच्छे से पढ़ते रहो। और भी वीडियोस देखने के लिए जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लो सारे चैप्टर्स। ठीक है, तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।